हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने फ्रांस के मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक का सफ़र जाना था कि किस तरह 14 जुलाई का रिवॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली जो है वो सारे फ्रांस के मोनार्क के जो पावर है उसको ख़त्म कर देती है और वहाँ का जो राजा रहता है किंग लुइस 16 वो भी रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्निशन देता है वहाँ के नेशनल असेंबली को। और इस सब से जो फ्रांस की मोनार्की रहती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि बात ये आती है कि अब जो किंग होगा, वो जो पॉलिटिकल नया सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है उसमें किंग को कंट्रोल किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो कि नेशनल असेंबली द्वारा कंट्रोल किया जाता था। नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर बनाएगी, जो कि इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। अब बात क्या आती है कि किंग को कंट्रोल किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन किंग का पूरा पावर सीज नहीं हुआ था। तो किंग क्या था, वो सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था अपने आसपास के कंट्री, सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहे थे वो लोग अपने आसपास के कंट्रीज से, अपने पड़ोसी देशों से, क्योंकि उनके जो पड़ोसी देश थे वो खुद डर में थे कि जो फ्रांस में डेवलपमेंट हो रहा है जो कि डेमोक्रेटिक है, यानी कि वो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है जिस फिलॉसफी का, जिस विचारधारा का, वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। तो इससे अगर इंस्पायर हो जाते हैं उनके स्टेट के पीपुल्स, उनके स्टेट की जनता, तो वो क्या हो सकता है, उनका भी जो सत्ता है, जो उनका भी शासन है, वो भी खतरे में आ सकता है। वहाँ की जो जनता है, उनके देश की जो जनता है, वो भी रिवोल्ट कर सकती है। तो इन सभी बातों से फ्रांस का जो पड़ोसी देश है वो सब घबराए हुए रहते हैं। और वहाँ का जो राजा रहता है लुइस 16, वो खुद सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा होता है पूरे यूरोप के राजा के साथ कि आइए और मेरा मदद कीजिए, क्योंकि ये जो आग शुरू हुई है ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाएगी और धीरे धीरे सभी राजा की जो कुर्सी है वो खतरे में आ जाएगी। इन सभी पड़ोसी देशों में सबसे आगे जो रहता है वो रहता है प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के बारे में तो आप जान नहीं रहे हैं कि इसकी जो रानी रहती है वो खुद कहाँ की प्रिंसेस रहती है, ऑस्ट्रिया की रहती है। और प्रूसिया भी जो रहता है वो बगल का ही देश रहता है। इस मैप में आप देख सकते हैं प्रूसिया और ऑस्ट्रिया को, जो कि अभी प्रूसिया का कुछ पार्ट जो है वो जर्मनी में मिल गया है। और ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये तो एक कंट्री था पहले, इसका एक अलग एम्पायर था। ठीक है, तो राजा जो है वो अपने तरफ से सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा होता है प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। और ये दोनों कंट्रीज जो है ये पहले भी इस किंग का हेल्प कर चुके रहते हैं। ठीक है, लुइस 16 का हेल्प कर चुके रहते हैं। जो 14 जुलाई का जो रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो रिवोल्ट होता है, उसके बाद जो पूरे फ्रांस में जनता विद्रोह करना शुरू कर देती है, तो उसके सप्रेशन के लिए जो किंग जो है वो इन दोनों कंट्रीज से भी मदद मांगा था। और इनका भी जो आर्मी है वो सब आया था फ्रांस में सप्रेशन करने के लिए। अब होता क्या है कि ये दोनों जो राष्ट्र के, ये दोनों नेशन के, स्टेट के जो किंग रहते हैं वो लुइस 16 का हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग वहाँ पे अटैक करेंगे फ्रांस पे, और मेनली किस पे, नेशनल असेंबली पे। पर होता क्या है कि उनके अटैक करने से पहले अप्रैल 1792 में, आपको पता है कि 1791 में क्या होता है कि जो फ्रांस की मोनार्की है वो कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो जाती है। जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंप्लीट हो जाता है 1791 में। तो अप्रैल 1792 में क्या होता है कि उस प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अटैक करने से पहले जो नेशनल असेंबली रहती है वहाँ की, वो वोट कर देती है इस बात की खबर चलते ही कि ऑस्ट्रिया और प्रूसिया उन पर अटैक कर सकते हैं। तो नेशनल असेंबली उनसे पहले वोट करती है और इन दोनों के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर देती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो वार डिक्लेयर होता है वो डिक्लेयर होता है प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ठीक है, लेकिन जो फ्रांस की जनता रहती है वो इतनी उत्साहित रहती है और कुछ माहौल ऐसा रहता है कि ये वार जो है वो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ना होकर ये वॉर पूरे यूरोप के जितने भी राजा रहते हैं, जितने भी किंग रहते हैं, उनके और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ
युद्ध का सिंबल बन जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो लड़ाई डिक्लेयर होती है, ये जो वॉर डिक्लेयर होता है, इसे जो वहाँ की जनता रहती है वो पूरे यूरोप के जितने भी राजा हैं और जो एरिस्टोक्रेसी है उसके खिलाफ युद्ध का आगाज समझ लेते हैं। यानी कि जनता अब इसे ये समझ लेती है कि वो अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और लाखों के लाखों संख्या में जो फ्रांस की जनता रहती है, जो फ्रांस के यूथ रहते हैं, वो लोग आर्मी ज्वाइन करने लगते हैं। ठीक है, और युद्ध की तैयारी करने लगते हैं और युद्ध के लिए कूच करते हैं। इसी वक्त एक देशभक्ति गीत जो है वो फेमस होता है, जो कि रॉजर डी लाइल एक राइटर रहते हैं, उनके द्वारा लिखा गया एक गीत रहता है, जो वहाँ की आर्मी पहली बार गाती है मार्सिले से पेरिस की तरफ जाने वक्त। ये दोनों एक शहर है फ्रांस का, और इस कारण इस जो सॉन्ग है, जो गीत है, उसका भी नाम क्या पड़ जाता है, मार्सिले पड़ जाता है। और आज ये नेशनल एंथम है फ्रांस का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये रिवोल्ट था ये फ्रांस की हिस्ट्री में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो ये जो सॉन्ग रहता है ये आज के डेट में क्या है, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस है, और इसको किसने लिखा था, रॉजर डी लाइल ने लिखा था। ठीक है, तो अब आगे क्या होता कि समर 1792 यानी 1792 का समर आते आते जो वहाँ पे इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ है वो फिर से ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ध्यान होगा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसमें सबसे बड़ा काउस क्या था, इकोनॉमिक काउस था। जो एक फ्रांस में जो है प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और फूड सप्लाई क्या होता है, बहुत कम होता है, और फ्रांस पूरे कर्ज में डूब गया रहता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे सत्ता में लगातार उथल पुथल होता रहता है, और ये जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स होते हैं ये फिर और ज़्यादा उस इकोनॉमिक क्राइसिस में इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ को ऐड कर देता है। और आपने पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि शॉर्ट सप्लाईज के कारण जो है हाई प्राइस पहले से मेंटेन करती है, और ये फिर से ज़्यादा क्या होता है, ये सिचुएशन आ जाती है। और इससे परेशान होकर फ्रांस का एक बहुत फेमस क्लब होता है, जैकोबिन क्लब। ठीक है, वो क्या प्लान करता है, इंसरेक्शन का। ठीक है, एक जन विद्रोह का, एक हिंसक जन विद्रोह प्लान करता है जैकोबिन क्लब। और वो क्या करता है, 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब को बहुत सारे पेरिसियन को इकट्ठा करता है, और फिर वो लोग अटैक करते हैं पैलेस ऑफ टुइलेरिस पर। ठीक है, जहाँ पे राजा रहता है वहाँ अटैक करते हैं, और राजा के जितने भी गार्ड रहते हैं वो सबको मार दिया जाता है और राजा को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि फिर नेशनल असेंबली वोट करती है। ठीक है, और जितने भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स रहते हैं, रॉयल फैमिली के जितने भी मेंबर्स रहते हैं, उन सभी को इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना देती है। ठीक है, तो इन सभी को जेल हो जाती है, और फिर से नया इलेक्शन होता है जैकोबिन क्लब के लीडरशिप में, जो कि क्या कहता है, पहले वाले में आपने जाना था कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया जाता है कि वहाँ के जनता को एक्टिव और पैसिव सिटीजन में बांट देता है। लेकिन जैकोबिन क्लब जो है इस चीज़ को समझती है और क्या कहती है कि जो नया इलेक्शन होगा उसमें राइट टू वोट जो होगा वो सभी मैन को होगा जो 21 ईयर से ऊपर हैं। ठीक है, अभी जितने भी बड़े पुरुष रहते हैं उन सभी को राइट टू वोट मिलता है, और जो नई नेशनल असेंबली इलेक्ट होती है उसको एक नया नाम दिया जाता है, कॉन्वेंशन। ठीक है, और फिर सत्ता में आते ही 21 सितंबर 1792 को जो नेशनल असेंबली है वो कम्प्लीटली एबॉलिश कर देती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश कर देती है, और जो फ्रांस है उसको एक रिपब्लिक घोषित कर देती है, डिक्लेयर कर देती है, क्या, रिपब्लिक। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक जैकोबिन क्लब, एक पॉलिटिकल क्लब को इतना पावर कैसे आ जाता है कि वो राजा के महल पर अटैक करे, उसके गार्ड्स को मार दे, उसको बंदी बना ले, और उसके
सुझाव के अनुसार, मतलब उसके मन के मुताबिक क्या होता है, नेशनल असेंबली वोट करती है और पूरे रॉयल फैमिली को इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे देती है, कैद कर देती है। और फिर नया इलेक्शन भी होता है और उसमें जो वोटिंग का रूल है वो भी चेंज हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में। होता क्या है कि 1789 से जो है पूरे फ्रांस में कंटिन्यूअस वॉर चल रहा होता है, इकोनॉमिक पूरी तरह से डिक्लाइन कर रहती है और जो फ्रांस है वो पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया रहता है, जिसको आप जान सकते हैं मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी। और ऑस्ट्रिया और प्रूसिया जो है वो पूरी तरह वहाँ के राजा को जो सपोर्ट कर रहे थे। तो इन सभी से परेशान होकर, और एक बात क्या थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसमें वोटिंग राइट क्या था, लिमिटेड था, कि कहाँ तक, रिचर सेक्शन तक। तो इन सभी बातों से परेशान होकर पूरे फ्रांस की जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो यह मानता था कि जो रिवॉल्यूशन है वो आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट सभी कोई किया था, लेकिन जो मेन राइट था वोटिंग राइट वो क्या था, रिचर सेक्शन तक लिमिटेड था। इसके साथ ही साथ क्या बात थी कि जो गवर्नमेंट के प्लान और पॉलिसीज निकल गए थे, जो इकोनॉमिक सिचुएशन था फ्रांस का, जो नए नए लॉ एंड ऑर्डर बन गए थे, इन सभी को डिस्कस करने के लिए फ्रांस की जनता को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। और उस वक्त फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे, ठीक है, पॉलिटिकल क्लब उभर के आ गए थे। इन्हीं में से एक क्लब रहता है जैकोबिन क्लब, ठीक है। लेकिन जैकोबिन क्लब सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा मजबूत संगठित इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो रूल और रेगुलेशन और ऑपरेट करने का जो सिस्टम रहता है वो सबों से बहुत बेहतर रहता है। एक तो इसके मेंबर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, और जो मेंबर्स रहते हैं वो उनमें मैक्सिमम मेंबर्स जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन रहता है, जो कम समृद्ध परिवार के लोग रहते हैं, जैसे छोटे मोटे दुकानदार हो गया, वॉचमैन हो गया, शॉपकीपर हो गया, जो स्मॉल पीजेंट हो गए, वो सभी इसके मेंबर थे ज़्यादातर, ठीक है। और इन्होंने अपने क्लब को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने क्लब में एक यूनिटी की भावना को डेवलप करने के लिए क्या किया था, एक ड्रेस कोड बनाया था क्या, जो फ्रांस की रॉयल सोसाइटी थी वो लोग नी ब्रीचेस नाम के एक ये पहनते थे, पैंट पहनते थे जो कि हाफ रहता था, घुटने तक रहता था, ठीक है, और उसे रॉयल सोसाइटी का एक ड्रेस माना जाता था। तो इन्होंने क्या अपना ड्रेस कोड बनाया था कि इन्होंने एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र को एक अपना ड्रेस कोड बनाया था, जो कि वहाँ के डॉक वर्कर्स पहनते थे। अब हुआ क्या कि जब जैकोबिन क्लब के लोग इस ड्रेस को अपनाने लगे तो वहाँ के जो बहुत ही सबसे लोएस्ट लेवल के जो लोग हैं उन्हें भी क्या लगने लगा कि जैकोबिन क्लब जो है वो उनके हित के लिए बात करता है, वो उनके जैसा दिखता है, तो वो उनके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। और क्या इन्होंने किया था कि इन्होंने अपना एक रेड कैप को एक सिंबल बना दिया था लिबर्टी का, और जितने भी जैकोबिन क्लब के मेंबर थे उनके लिए रेड कैप पहनना आवश्यक हो गया था, ठीक है। और ये सभी जो ड्रेस कोड था ये फ्रांस के लोगों में बहुत ही नेशनलिस्ट भावना को उजागर कर रही थी, नेशनलिस्ट भावना को बढ़ गई थी, राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ गई थी। तो इस कारण क्या हुआ कि जैकोबिन क्लब जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, हाईलाइटेड हुआ। और इस सब से बढ़कर जो उनका लीडर रहता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है, ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड लीडर रहता है, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, वो सारे रूल रेगुलेशन को बहुत ही स्ट्रिक्ट से फॉलो करवाता है, ठीक है। इसके बाद में जब अभी मैंने जो डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक आती है तो उसमें जो नया गवर्नमेंट बनता है वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का ही बनता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसका जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने का कारण जो है फ्रांस की जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा का कारण बन जाता है, फ्रांस की जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा यह खतरनाक सिद्ध हो जाता है। तो ये कारण है कि किस तरह जैकोबिन क्लब राइज करता है, और यही कारण है कि 10 अगस्त 1792 को ये पेरिस के लोगों को इकट्ठा कर पाता है और फ्रांस के राजा का जो पैलेस रहता है उस पर अटैक कर देता है और वहाँ के सभी सुरक्षा कर्मियों को मार भी देता है, किंग के जितने गार्ड रहते हैं सबको मार देता है, और पूरा शासन जो है फ्रांस का वो अपने हाथ में ले लेता है और नया इलेक्शन कराता है और वोटिंग राइट का जो है नया रूल बनता है। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह करके वहाँ की जो उथल पुथल रहती है
फ्रांस की, वो जैकोबिन क्लब को मौका दे देता है वहाँ की सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए और फिर से एक नया असेंबली, नेशनल असेंबली बनाने के लिए। और क्या करता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसको हटा करके वहाँ की नेशनल असेंबली 21 सितंबर 1792 को डिक्लेयर कर देती है कि फ्रांस एक रिपब्लिक है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि रिपब्लिक क्या होता है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि रिपब्लिक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बाकी बातें जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो शासन आता है, जो उसका रूल आता है, वो कैसा होगा, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।